नमस्कार मित्रों, भारतीय इतिहास की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक की भारतीय इतिहास के जिस टॉपिक की बात करेंगे वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जमींदारी व्यवस्था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जमींदारी व्यवस्था, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। देखिएगा, जमींदारी व्यवस्था। देखिए, जमींदारी व्यवस्था, जमींदार शब्द अधिक आपके पुराना नहीं है। हमको मध्यकाल में, आपके मुगल काल में जमींदारी व्यवस्था की लोकप्रियता का पता लगता है। हालांकि सल्तनत काल में पहली बार अमीर खुसरो के द्वारा जमींदार शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में अगर ये सिस्टम देखा जाए तो मुगल काल में अधिक लोकप्रिय होता है, और वो भी विशेषतः अकबर के काल में लोकप्रिय हो जाता है। अब ये है क्या आपकी जमींदारी व्यवस्था? मूल रूप से आप एक बात देखिएगा कि परिवार का मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है जो कि परंपरागत मुखिया के रूप में है, परंपरागत मुखिया के रूप में है, और उसका खुद का दुर्ग होता, उसके खुद के सैनिक होते, वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र में गांव बसता, और जो गांव के लोग होते थे वो आपके वंश और रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हुआ करते थे। इस परंपरागत मुखिया को राज्य के भूराजस्व के अलावा, राज्य के भूराजस्व के अलावा कुछ अतिरिक्त हिस्सा राजस्व का प्राप्त होता था, जो 1/12 से 1/15 तक, 1/20 तक आपके किसी भी पीरियड में आपके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दर से हो सकता था। उस परंपरागत मुखिया को जमींदार कहा गया है। परंपरागत मुखिया को क्या कहा गया है? जमींदार कहा गया है। अब देखें हम आपके कि अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि भारत तो विविधताओं के लिए विख्यात है, अलग अलग क्षेत्रों में इन जमींदारों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे हम बात करें आपके कि दक्कन क्षेत्र में अगर बात करें तो आपके ये जो जमींदार हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? देशमुख और देशपांडे के नाम से। दक्कन क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र में किस नाम से? देशमुख या देशपांडे के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। राजस्थान में ये भूमिया के नाम से जाने जा रहे हैं। राजस्थान में किस नाम से? भूमिया। हालांकि जमींदार शब्द का भी प्रचलन है राजस्थान में, ऐसी बात नहीं है। भूमिया के नाम से जाने जा रहे हैं। अवध का क्षेत्र है, वहां पर सतरही के नाम से जाने जा रहे हैं। अवध के क्षेत्र में सतरही, अवध के क्षेत्र में किस नाम से जाने गए हैं? ये सतरही के नाम से जाने गए हैं। वहीं दोआब क्षेत्र में खुत और मुकद्दम के नाम से जाने गए हैं। जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये दोआब क्षेत्र में खुत और मुकद्दम के नाम से जाने गए। खुत और मुकद्दम के नाम से जाने गए। उसी प्रकार आपके गुजरात में वंथ और पंथ, गुजरात क्षेत्र में आपके किस नाम से? वंथ या पंथ। वंथ या पंथ नाम से आपके किसे जाना जाता था? इन जमींदारों को जाना जाता था। तो मैं कह रहा हूं आपके कि भारत में क्योंकि विविधतापूर्ण देश है, इसलिए यहाँ पर जमींदार शब्द को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे दक्कन में देशमुख देशपांडे, राजस्थान में भूमिया, अवध में सतरही, दोआब क्षेत्र में खुत मुकद्दम, गुजरात में वंथ या पंथ नाम से आपके इन्हें जाना जाता था। ठीक है। मैंने बताया आपके कि ये क्या है? मुखिया है, परंपरागत मुखिया है। परंपरागत मुखिया, परंपरागत मुखिया के रूप में है। ठीक है। अब देखिए, इसका पद आपके कैसा होता था? वंशानुगत होता था।
अधिकारों को हम देखें तो इसका पद आपके कैसा होता था, वंशानुगत होता था। ये आपके भूराजस्व, जो राज्य के लिए निर्धारित भूराजस्व है, उसके अलावा अपनी जनता से लघु कर भी वसूल किया कर सकता था। कैसे? लघु कर वसूल सकता था। लघु कर वसूल सकता था। सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग और उन पर टैक्स वसूल सकता था। सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग एवं उन पर कर वसूल सकता था। अपने जो आपके जमींदारी अधिकार हैं, जमींदारी अधिकारों का हस्तांतरण कर सकता था, उन्हें बेच सकता था, बांट सकता था जमींदारी अधिकारों को अपने क्षेत्र का। हालांकि ये प्रशासक नहीं था, अपने क्षेत्र का ये प्रशासक नहीं था, लेकिन फिर भी आपके क्या करता था आपके ये कि जो जमींदारी क्षेत्र है, प्रशासक नहीं है, फिर भी आपके जमींदारी क्षेत्र से रेवेन्यू वसूली या रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य इस जमींदार का होता था। ठीक है, यहां पर एक खास बात यह है कि ये जमींदारी अधिकारों का हस्तांतरण वह बेचान कर सकता था। इसी अधिकार की वजह से आगे चल करके अनुपस्थित जो जमींदारी है, अनुपस्थित जमींदारी का उदय होता है। किस अधिकार की वजह से? कि इसके जमींदारी अधिकारों का यह हस्तांतरण कर सकता है, उन्हें बेच सकता है, उन्हें बांट सकता है। ठीक है, अगली बात आपके कि यह प्रशासक नहीं था, यह प्रशासक नहीं था, केवल राजस्व वसूली से जुड़ा था, वसूली से जुड़ा था। इससे आपके सीधा सा तात्पर्य आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके पास लठैतों की संख्या हुआ करती थी। जैसे अबुल फजल ने आईन अकबरी में ये उल्लेख किया है कि मुगल काल में, विशेषतः अकबर के काल में, इन जमींदारों की सेना में लगभग 44 लाख लठैत थे। कितने? 44 लाख लठैत आपके किसकी सेना में थे? इन जमींदारों की सेना में थे, या आपके जमींदारों के नियंत्रण में थे। सबसे विशाल आपके सेना हुआ करती थी आपके संपूर्ण देश में अगर देखा जाए तो इनकी। चूंकि जमींदारी क्षेत्र किसी न किसी परगने का हिस्सा होता था और परगने में राजकीय कर्मचारी नियुक्त होते थे। ठीक है, इस वजह से वो कर्मचारी तो करते थे प्रशासन संबंधी कार्य, और रेवेन्यू का कार्य आपके जमींदार संभाल लिया करते थे। और रेवेन्यू आपके जो प्रशासकीय कर्मचारी हैं उनको राजा का हिस्सा आपके जमींदार के द्वारा पहुंचाया जाता था। ठीक है, दूसरी बात आपके एक यहां पर यह जानने की है कि जमींदार की जमींदारी उसकी तब तक है जब तक ना तो वो आपके समय पर एक तो लगान देता रहे, रेवेन्यू को देता रहे, और दूसरा आपके विद्रोही ना हो। ठीक है, यदि वो आपके लगान देना बंद कर देता है या फिर विद्रोह कर देता है तो उसके जमींदारी अधिकारों का विलोपन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके यहां पर देखिए, विद्रोह व राजस्व ना चुका पाने की स्थिति में जमींदारी अधिकार समाप्त किए जा सकते थे। कहीं ना कहीं आपके ये क्या करते थे? शासक की अनुकंपा पर रहते थे, शासक की
अनुकंपा पर रहते थे। इसी कारण यानी कि शासक की खिदमत किया करते थे ये लोग, और खिदमत करते थे, इसी कारण इन्हें रेवेन्यू का एक हिस्सा नानकार के रूप में प्राप्त होता था। 1/10वां हिस्सा जो रेवेन्यू का इनके आपके क्षेत्र में रेवेन्यू होता था, उसका 1/10वां हिस्सा नानकार के रूप में किसको प्राप्त हो जाता था? उस जमींदार को प्राप्त हो जाता था, उस परंपरागत मुखिया को प्राप्त हो जाता था। हमने बताया आपको कि परंपरागत मुखिया जैसे कि परिवार का मुखिया है, उसी प्रकार से आपके परंपरागत मुखिया के रूप में है वो, जो गांव को बसाता है। गांव को बसाने के साथ उसके दुर्ग और सैनिक उसके होते थे। उसके बसे इसके क्षेत्र में जो बसे हुए किसान हैं, वो वंश और जाति की ओर से एक दूसरे से संबंधित होते थे, और इन आधारों पर इस वंशानुगत जो परंपरागत मुखिया है, इसको इन आधारों पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे। और विशेष अधिकारों में आपके क्या है कि वो आपके लघुकर इन लोगों से वसूल सकता था। सार्वजनिक संसाधन जैसे आपके मेला लगवा दिया किसी जगह पर, तो वहाँ से टैक्स ले लिया। कोई तालाब है आपके सार्वजनिक, तो उससे आपकी सिंचाई का टैक्स ले लिया इसने, उपकर के रूप में वसूली कर ली। लाग बाग जिनको राजस्थान में बोलते हैं ना, ऐसे आपके उपकर भी वसूल सकता था ये जमींदार। अब इसको हम प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें, किसको? जमींदार को। मैंने बताया अबुल फजल ने आपके आईने अकबरी में जमींदारों के लगभग 44 लाख लठैतों की बात कर रहा है। कौन? अबुल फजल। देखिएगा, अगर इसे हम देखें कि भाई सबसे पहले हम ये बात करें कि भाई जमींदार है, सबसे पहले सल्तनत काल में हमें जमींदार शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल में ये जो आपके रहते थे, ये एक तो खुद, मुकद्दम, और चौधरी। खुद, मुकद्दम और चौधरी के रूप में आपके ये थे। ठीक है, हालांकि आपके ये हिस्सा कहां का है? सल्तनत काल का है। ये कहां पर है? सल्तनत काल में। और यहां पर देखिए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने पहली बार जमींदार शब्द का प्रयोग किया। पहली बार जमींदार शब्द का प्रयोग आपके किसके द्वारा किया गया है? अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अब अगर मुगल काल की स्थिति को देखें कि भाई मुगल काल है, और मुगल काल में आपके जमींदार को देखा जाए, मुगल काल में जमींदार, तो जमींदारों की मुगल काल में 3 श्रेणियां हमें देखने को मिल रही हैं। कितनी श्रेणियां देखने को मिल रही हैं? 3 श्रेणियां। जैसे C1 श्रेणी के, C2 श्रेणी के और C3 श्रेणी के जमींदार। C1 श्रेणी के जमींदार, C2 श्रेणी के जमींदार और C3 श्रेणी के जमींदार। और ये कैसे कैसे हैं? जैसे C1 श्रेणी के जो जमींदार हैं वो आपके स्वायत्त राजा के रूप में हैं, स्वायत्त राजा के रूप में है। और C2 और C3 श्रेणी के जो जमींदार हैं वो एक तो आपके मध्यवर्ती जमींदार हैं, मध्यवर्ती जमींदार, और एक खुदकास्त है। तो C3 श्रेणी के तो आपके किस में आ रहे हैं? खुदकास्त में। C2 श्रेणी के आपके किस में आ रहे हैं? मध्यवर्ती जमींदार में। और C1 श्रेणी के आपके कौन से हैं? स्वायत्त राजा के रूप में हैं। तो मुगल काल में प्रारंभ में आपके ये 3 श्रेणियां हमें आपके जमींदारों की दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहां मुगल काल में अगर आप विभाजन देखें, प्रशासन का विभाजन देखें, तो प्रशासन के विभाजन के रूप में हमारे पास क्या है कि ये क्षेत्र है, यहां पर आपके कौन है? बादशाह है। बादशाह का आपके ये क्या है? साम्राज्य है।
बादशाह ने आपके ये क्षेत्र क्या है, खालसा क्षेत्र है, खालसा क्षेत्र है, ठीक है। खालसा क्षेत्र को आपके इन्होंने फिर क्या है आपके यहां पर साम्राज्य में सूबे हैं, साम्राज्य में क्या है, सूबे, यानी कि देखिए यहां पर क्या है साम्राज्य, साम्राज्य में सूबा, और सूबे में क्या है सरकार, सूबे में क्या है सरकार। तो सूबे में आपके क्या हो गई सरकार, सरकार में क्या हो गए परगने, सरकार में क्या है ये परगने, और परगने में क्या होते थे ये छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, परगने में आपके क्या हैं गांव, जिन्हें मौजा, मावडाह, डीह, मौजा मावडा डीह के नाम से जाना जाता था। तो आपके देखिए साम्राज्य जहां पर बादशाह है वो आपके साम्राज्य हो गया, साम्राज्य को सूबों में विभक्त किया जो एज ए प्रांत की तरह हैं, और सूबे में क्या है सरकार हैं, सरकार का विभाजन किसमें कर दिया है परगनों में, परगने में आपके कौन होते थे गांव, जिन्हें मौजा, मावडा, डीह, नंगलाह ऐसे शब्द आपके किन के लिए मिलते हैं, हमें आपके गांव के लिए प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक बात आपके यहां पर ये याद रखने की है कि जहां जिन क्षेत्रों में जमींदारी होती थी वो जमींदारी क्षेत्र, और जिन क्षेत्रों में आपके जमींदार नहीं हुआ करते थे उन क्षेत्रों को बोलते थे रैयती क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में जमींदार नहीं होते थे उनको क्या बोलते थे रैयती क्षेत्र बोलते थे, और उन क्षेत्रों की प्रजा को बोलते थे रैयत, प्रजा को क्या बोलते रैयत। और इन रैयती क्षेत्रों से रेवेन्यू आपके किसके लिए जा रहा है बादशाह के लिए, ठीक है। रैयती क्षेत्रों को जमींदार के लिए आवंटित करने का अधिकार बादशाह के पास सुरक्षित था, रैयती क्षेत्रों को भी जमींदारी में कन्वर्ट कर सकता था कौन बादशाह। अब अगर देखें परगना स्तर पर हम देखें, कहां पर देखें परगना स्तर पर, परगना स्तर पर देखें तो मान लीजिए ये क्या है परगना है, ये क्या है परगना, ठीक है। परगने में एक आपके कौन होता था मुख्य जमींदार होता था, एक बड़ा जो जमींदार होता था उसको क्या बोल रहे हैं हम मुख्य जमींदार, परगने का मुख्य जमींदार हुआ करता था, ठीक है। फिर आपके अन्य छोटे छोटे जमींदार हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है, ये Z5 है, एक मुख्य जमींदार और इसके अधीनस्थ आपके जमींदार हैं। इन जमींदारों के द्वारा अपने अपने यहां पर रेवेन्यू का कलेक्शन किया गया, इन सभी ने अपने अपने यहां पर क्या किया है रेवेन्यू का कलेक्शन किया, सभी छोटे छोटे, क्योंकि इन जमींदारी क्षेत्रों में आपके क्या हैं गांव हैं, और इन क्षेत्रों से इन्होंने रेवेन्यू का कलेक्शन कर लिया। इस रेवेन्यू का कलेक्शन करके इसका 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा क्या कहलाता था ये मालिकाना कहलाता था, क्या कहलाता था मालिकाना, और ये मालिकाना किसके लिए चला जाता था इस Z1 जमींदार के लिए। इसी प्रकार Z2, इसी प्रकार Z3, Z4, Z5 सभी ने अपना अपना 1/10वां हिस्सा ले लिया। इस मुख्य जमींदार के द्वारा भी अपने रेवेन्यू का कलेक्शन किया गया, मान लीजिए इसका रेवेन्यू आया ये, और इसका 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा, अब इसका 1/10वां हिस्सा कहलाता था नानकार, क्योंकि मुख्य जमींदार आपकी खिदमत किया करता था किसकी बादशाह की, इस वजह से इनको नानकार आवंटित होता था। इनको सभी को क्या है मालिकाना, क्योंकि ये अपना जो शेष रेवेन्यू है उस शेष रेवेन्यू को कहां जमा करा रहे हैं, यहां जमा करा रहे हैं।
सभी लोग आपके अपना रेवेन्यू, शेष रेवेन्यू को आपके कहाँ जमा करा रहे हैं, ये मुख्य जमींदार के पास। तो इसके पास ये कोष बन रहा है, ठीक है। तो 1/, नानकार आपके किसके लिए प्राप्त हो गया, ये मुख्य जमींदार के लिए, ठीक है। इन्होंने 1/10वां हिस्सा लिया, ये क्या कहलाया, मालिकाना। इसने अपने रेवेन्यू क्षेत्र का क्या लिया, 1/10वां हिस्सा, वो क्या कहलाया है, नानकार कहलाया। नानकार क्यों कहलाया, क्योंकि बादशाह की क्या कर रहा है, ये खिदमत कर रहा है, परगना स्तर पर है, ठीक है। अब इसने अपना जो शेष है वो इसमें डाल दिया। जो एक परगने स्तर का जो खजाना तैयार हो रहा है उसमें सभी जमींदारों का आपके हिस्सा है, अपना मुख्य जमींदार ने भी अपना हिस्सा डाल दिया, 1/10वां हिस्सा काट के। अब ये जो टोटल रेवेन्यू आया, ये जो टोटल रेवेन्यू आया, इस टोटल रेवेन्यू का 2.5%, इस टोटल रेवेन्यू का 2.5%, ये कहलाया चौधरी। और चौधरी भी आपकी किसको प्राप्त हो गई, मुख्य जमींदार को प्राप्त हो गई। इस कारण कभी कभी मुख्य जमींदार को हम किस नाम से भी जानते हैं, चौधरी के नाम से जानते हैं। और जो शेष बचा उस शेष को आपके कहां पर भेज दिया गया, बादशाह के पास भेज दिया गया। शेष को कहां पर भेज दिया गया, बादशाह के पास भेज दिया गया। ये व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से रेवेन्यू को आपके बांधे हुई थी, जनता को आपस में बांधे हुई थी, जमींदारों के माध्यम से। जमींदारों की अनुकंपा, जमींदारों की स्वामी भक्ति को कालांतर में फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत। हालांकि आपके ब्रिटिश सरकार ने उसमें जो प्रयोग किए उसके कारण वो अधिक सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रारंभ में एक शक्तिशाली दीवार के रूप में, एक शक्तिशाली बॉन्ड के रूप में आपके कौन मिल गए, जमींदार मिल गए आपके किसानों और ब्रिटिश सरकार के मध्य कालांतर में, ठीक है। प्रारंभ में इस व्यवस्था ने आपके मुगल काल में इस तरह आपके जोड़े रखा है जनता को, किनसे, बादशाह से। और ये जमींदार आपके समय समय पर शोषक भी बनकर के उभरे हैं किसानों के, क्योंकि एक तो रेवेन्यू का लोड किसानों पर है ही, उसके अलावा जमींदार कुछ उपकर लगाने की क्षमता अपने आप में रख रहा है, ठीक है। उन उपकरों को भी आपके यहाँ पर लगा दिया जाता था। फिर बाद में आपके देखते हैं हम अनुपस्थित जमींदारी आ जाती है, जमींदार अपने अधिकारों का बेचान कर देते हैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए, तो वो वहाँ पर आपके रेवेन्यू वसूली को आपके बढ़ा देता है। इस कारण आपके अनुपस्थित जमींदारी एक इसकी बुराई के रूप में सामने आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी मुगल कालीन जमींदारी व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आती है। हमने आपके सबसे पहले आपको बताया था कि भाई जमींदार है वो आपके एक परंपरागत मुखिया, जैसे परिवार का मुखिया है ऐसे ही एक परंपरागत मुखिया के रूप में है कौन, जमींदार। जमींदार के आपके क्या होता था, ये गांव को बसाता था कि किसी भी क्षेत्र में आपके आया, कहीं से ही व्यक्ति आया, आकर के आपके जो अनुपजाऊ क्षेत्र है उसको उपजाऊ बनाने का प्रयास किया, वहाँ पर गांव बसा लिया, अपने नाते रिश्तेदार जो वंश और जातिगत रूप से या रक्त संबंधी के रूप में आपस में जुड़े हुए थे उनको वहाँ बसाया कृषक के रूप में। अब कृषक के रूप में चूंकि वही व्यक्ति बसा रहा है इसलिए उसको आपके अनचाहे रूप से ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते थे उन कृषकों पर, ठीक है। उन पर आपके राज्य के रेवेन्यू के अलावा वो कुछ लघु कर भी लगाने की क्षमता रखता था, वही लघु कर आपके ये वसूलता है, ठीक है। ये अपने आपके सार्वजनिक संसाधनों से भी टैक्स वसूल करने की क्षमता कौन रख रहा है, जब परंपरागत मुखिया जो कि जमींदार के रूप में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके देखिए जमींदार जिन क्षेत्रों में नहीं होते थे उन क्षेत्रों को आपके क्या कहते थे, हम रैयती क्षेत्र बोलते थे, उनकी प्रजा को क्या बोलते थे, रैयत बोलते थे। चूंकि जमींदार के द्वारा बादशाह की खिदमत की जाती थी, खिदमत की एवज में उसको क्या मिलता था, ये 1/10वें हिस्से के रूप में नानकार मिलता था, और जमींदारों को आपके क्या मिलता था, मालिकाना। जबकि 2.5% आपके टोटल परगने के रेवेन्यू का कौन, चौधरी के रूप में मुख्य जमींदार को प्राप्त होता था, जिस कारण आपके इसको चौधरी भी आपके समय समय पर कहा जाने लगा है, ठीक है। तो ये हमारा आपके एक मध्यकालीन व्यवस्था में जमींदारी व्यवस्था का टॉपिक है। अब नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।